हेलो दोस्तों, तो आज से हम नया एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा क्या होगा, स्टैट की बुक, यानी 11th क्लास वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में मैं पूरा स्टैट कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका पहला जो है लेक्चर होगा आज का। ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब जो है बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो आपके पास जो इकोनॉमिक्स है 11th क्लास की उसमें देखो ना, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अर्थशास्त्र में दो तरह की चीजें पढ़नी है। बेटा क्या पढ़नी है? अर्थशास्त्र में आपको दो चीजें पढ़नी है बेटा। इसमें एक तो आपके पास क्या पढ़ी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। कौन से पढ़ी हुई है? माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एक तो ये है आपके पास, और दूसरा आपके पास हो गया आर्थिक सांख्यिकी। तो ये दो बुकें आपके पास है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बना रखी है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा आगे जाके। ठीक है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले आर्थिक सांख्यिकी। जैसे हमने क्लास 12th का हमने दोनों बुकें पूरी कंप्लीट करी थी, यानी मैंने जो है क्लास 12th का पूरा अप टू डेट मतलब पूरा दोनों बुक कंप्लीट कराई थी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऐसे ही अब क्या ये सांख्यिकी, जिसमें मैं न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करूंगा आगे जाकर के, और थ्योरी पोर्शन तो कवर होगा ही होगा। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी होगी इसमें आपके पास, कंप्लीट न्यूमेरिकल होंगे। क्लियर हो गया? चलो, तो यानी हमें पढ़ना क्या, हमें अर्थशास्त्र की हम बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें जो मेन फोकस है अभी हमारा वो है आर्थिक सांख्यिकी के ऊपर। क्लियर है? यानी आर्थिक सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? डन। अब हम इसमें देखो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट हम सांख्यिकी पे डायरेक्टली नहीं जाके करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे उपभोक्ता क्या होता है, बचत क्या होती है, उपभोग क्या होता है, समथिंग दिस, मतलब इस टाइप की क्या है कुछ इंफॉर्मेशन को हम पहले देखेंगे और कुछ इसके नोट्स बनाएंगे। डन। देन हम अपना पहला चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। जो आपको बताने जाऊंगा छोटी मोटी जो डेफिनेशन है बेटा, वो इसी चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है ना देखो अर्थशास्त्र की अवधारणा यहाँ पे, तो उसमें मतलब बेसिक टर्म हमें यहाँ पे पढ़नी है। देन उसके बाद हम सांख्यिकी स्टार्ट कर देंगे, स्टैट स्टार्ट कर देंगे, और फिर हम अपना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? स्टैट जो है आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, आपने मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना मैथ में। तो बेटा वही आप हमने उस मैथ में जो हमने स्टैट का जो पोर्शन पढ़ा था, अब हम उसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बना करके पढ़ेंगे, और फटाफट से क्या है सारे के सारे चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते कुछ बेसिक टर्म्स से आज से। ठीक है, तो बने रहो वीडियो के साथ। तो आगे देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो देखो हमने अर्थशास्त्र पहले भी पढ़ा हुआ है। अर्थशास्त्र हमने कहां पढ़ा हुआ है? अपना जो एसएसटी जो सब्जेक्ट होता था सोशल साइंस, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखो एक हो गया आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 3 बुकें तो आप पढ़ते थे, साथ में एक चौथी बुक होती थी जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र जो है किसकी शाखा है, तो हम बोलेंगे ये वही एसएसटी जो बुक थी ना उसी की शाखा है। इसका मतलब सोशल साइंस की एक शाखा है, ब्रांच है। क्लियर हो गया? तो ये हम एसएसटी जो पोर्शन पढ़ते थे बेटा, वही इसका उसी की एक ब्रांच है। डन। तो उसने बोला अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, पहली चीज। नंबर 2, जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों, दुर्लभ मतलब क्योंकि देखो हमें पता है हमारी धरती पे जो संसाधन है बेटा वो सीमित मात्रा में है, मगर जो मानवीय आवश्यकताएं है वो क्या है? असीमित है। क्लियर है? तो संसाधन क्या हमारे दुर्लभ है, क्योंकि वो कम मात्रा में या फिर एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है ना? तो उसमें जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों, दुर्लभ तब यूज किया जाता है जब जो है मांग जो है किसी चीज की क्या ज्यादा होती है, मगर उसकी जो सप्लाई यानी जो पूर्ति होती है वो कम होती है। यानी मान लो बैग है मेरे पास, तो खरीदने वाला आ गया 100 जने, बट बैग पड़े मेरे पास सिर्फ 40, तो इसका मतलब दुर्लभ हो गया। ठीक है ना? तो जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों में, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव। वैकल्पिक मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव उपयोगों में इस तरह से बंटवारा करना कि उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, क्योंकि उपभोक्ता को संतुष्टि चाहिए होती है। आपने बोला मैं बर्गर खाना चाहता हूं, आपने बर्गर खाया तो आपको संतुष्टि हो गई, वही चाहिए। अगर मान लो आपको बर्गर का मन कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं समोसा खिला दूं, तो आप संतुष्ट थोड़े ना होंगे। तो यहाँ पे उपभोक्ता को क्या चाहिए? अपनी संतुष्टि चाहिए। क्लियर? उसके अलावा उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके। तो देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, नंबर 1,
जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का, यानी ऐसे संसाधन जो कम मात्रा में है, तो दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों में, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव यूजेस में, अलग अलग उपयोगों में इस प्रकार से बंटवारा करना कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम कर सके, क्योंकि जितने भी उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं बेटा, तो अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। तो तीन मेन है, उपभोक्ता क्या करे, अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, समाज अपनी सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। इसका मतलब हमें संसाधनों को कुछ इस तरह से बांटना है कि सब सेटिस्फाई हो जाए, सबको वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव उपयोगों में इस प्रकार से बंटवारा करना कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। फिर हमने कहा जो हमारा जो अर्थशास्त्र होता है इसकी दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है, जो मेजर ब्रांचेस होती है वो दो होती है। पहली आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी आपकी समष्टि अर्थशास्त्र। डन? पहली व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। हमें छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आप प्लीज देखो, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है ना, पढ़ लो से, ये काम की चीजें सारी, ठीक है, पूछी जा सकती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? मैंने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है, तो अर्थशास्त्र की शाखा तो है ही है, ठीक है ना, जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, किसका? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इकाइयों बोल लो, चरों बोल लो, समाहारों बोल लो या समस्याएं बोल दो, तो इन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो आप बोल सकते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, इन छोटे लेवल पर यहाँ पे प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, छोटे लेवल पे। क्लियर हो गया? डन? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, तो वही सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की ये शाखा है। और अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो दो है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे इसने बोला जैसे एक उपभोक्ता के बारे में स्टडी, एक उत्पादक, प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय, मांग पूर्ति, मांग पूर्ति तो आपका चैप्टर भी है बेटा व्यष्टि के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, किसके अंदर आते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब पूछा जाता कहीं बार पेपर में, अगर मैं 4 उपभोक्ता ले लूं तो क्या वो व्यष्टि होगा, समष्टि? हम बोलेंगे अभी भी वो व्यष्टि होगा। 10 उपभोक्ता व्यष्टि होगा, 100 उपभोक्ता व्यष्टि होगा। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं बेटा, एक उपभोक्ता व्यष्टि है, 100 भी व्यष्टि में आएगा, वो छोटा लेवल है। क्योंकि देखो समष्टि जो है ना वो पूरी इकोनॉमी की बात करता है, पूरी इकोनॉमी की बात करते जाते हैं। समष्टि में बड़े लेवल पर स्टडी होती है और व्यष्टि में छोटे लेवल पर स्टडी होती है। तो छोटा लेवल, एक भी छोटा लेवल है, 2 भी छोटा लेवल है, 100 भी छोटा लेवल है, 1000 भी छोटा लेवल है। क्योंकि जब हम समष्टि में बात करते हैं बोलेंगे पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो अगर इतने बड़े लेवल पे जाएंगे तो ही वो समष्टि बन रहा है। मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे जाओगे तभी समष्टि बनेगा ना। तो 100, 10, 5 से बेटा वो समष्टि नहीं बनेगा, वो व्यष्टि रहेगा। तो कई बार पेपर में आता है कि जो समग्र मतलब होता है कुल, समग्र मतलब होता है कुल, टोटल, ठीक है ना। तो समग्र का अध्ययन किस में किया जाता था? हम बोलेंगे समग्र का अध्ययन, वैसे कुल का अध्ययन तो भाई साहब समष्टि में होता है, मगर पेपर में कई बार ऐसा आता है कि समग्र का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ समष्टि में होता था। हम बोलेंगे नहीं, समग्र का अध्ययन यहां भी होता है। अगर मान लो 4 उपभोक्ता ले लो, वो भी तो टोटल ही हुए ना। तो 4 आएंगे तो भी व्यष्टि का पार्ट है, 10 आएंगे तो वो भी तो समग्र हो रहे हैं, समग्र मतलब टोटल हो रहे हैं, तो उसका मतलब वो भी व्यष्टि में आएंगे। क्लियर है? बट अगर मैं नॉर्मली देखो तो समग्र वैसे जाता कहां है? समष्टि में जाता है। डन? चलो, तो मैं इसको देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं। अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों में इस प्रकार से बंटवारा करना, इस प्रकार से बांटना है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। उसके बाद मैंने कहा अर्थशास्त्र की शाखाएं 2 होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहां तक मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाला मैं अभी रहने दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपके पास वो क्या आती है? समष्टि अर्थशास्त्र। क्या आता है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, हम बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, क्योंकि ये भी तो अर्थशास्त्र की शाखा है, सेम वही लाइन लिखी है, जिसमें
समस्त, यहां पे वर्ड आ जाएगा समस्त, वहां पे क्या था व्यक्तिगत था, यहां पे समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समस्त, अब ये आर्थिक इकाइयों बोल लो, वही मैंने बताया था, आप यहाँ पे चाहे तो चरों बोल सकते हो, चाहे आप समाहारों बोल सकते हो, चाहे आप समस्याओं बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो, ठीक है। तो उसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, उसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, आराम से, बिल्कुल सीधे सीधे आपको समझाई जा रही है चीजें। डन। इसमें भी जैसे आप लिख सकते हो, जैसे इसमें आता आपका, जैसे देखो ये आप, मैंने बताया था मांग पूर्ति आप व्यष्टि में पढ़ लोगे जो इसी बार 11वीं क्लास में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या पढ़ोगे? समग्र मांग। समग्र मांग बेटा, समग्र मतलब होता है कुल, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मांग पढ़ना है, यहाँ पे कुल मांग पढ़ना है। क्लियर है? उसके अलावा समग्र पूर्ति, वहां पे सिर्फ पूर्ति पढ़नी है, यहाँ पे कुल पूर्ति पढ़नी है अर्थव्यवस्था में, है ना। उसके अलावा राष्ट्रीय आय, अब देखो वहां पे था प्रति व्यक्ति आय, वहां पे था प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की आय, इस टाइप में बड़ा पढ़ रहे थे छोटे लेवल पे। यहाँ पे राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्रीय आय, तो बड़ा लेवल है, समष्टि में आएगा, ठीक है ना। रोजगार, बेरोजगारी सब यही आता बेटा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मुद्रास्फीति आदि, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं 2-4 ही लिखे मैंने। तो समग्र मांग, कुल पूर्ति यहां पर आ गया। राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, घरेलू मतलब भी बेटा देश, जो देश के अंदर अंदर होती है वो सारी घरेलू होती है, बाउंड्री तक, ठीक है ना। और बाउंड्री के अंदर प्लस बाउंड्री बाहर, सब सारी आय ले लेते, बाहर से जो हम कमाते हैं विदेशों से वो भी लेते, तो वो राष्ट्रीय आय बन जाती है, ठीक है ना। ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर दोनों ही घरेलू राष्ट्रीय दोनों ही बड़े कॉन्सेप्ट है। तो ये किसका पार्ट बनता है? समष्टि का। क्लियर है? ऐसे रोजगार बेरोजगारी के बारे में कहां पढ़ा जाता है बेटा? समष्टि में। क्योंकि आपने कभी बेटा ये नहीं सुना होगा कि भारत में मान लो कि मुंबई एक जगह, मुंबई में क्या नाम है थाने वाली एक जगह है, उसमें 20 नंबर गली है, 20 नंबर गली में क्या नाम है 8 नंबर कोई मकान है, और वहां पे क्या नाम है शुभम नाम का लड़का है और वो बेरोजगार बैठा है। बेटा इतना डीप में कभी अखबार में नहीं आता ना न्यूज में आता है। कभी ऐसा तो नहीं बोला ना कि आपकी गली में वो तीसरी मंजिल में बंदा बैठा रहता है ना, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, या देखो वो तंबाकू फूक रहा खाली बेकार में, वो बेरोजगार बैठा है, ऐसा नहीं आता है। सीधा सीधा आता है कि भारत में इतने लोग बेरोजगार है ना, अप्रोक्सीमेट बेसिस पे, या पूरे बड़े लेवल पे बोल देंगे इतने बंदे क्या है, इतने बंदे लगभग क्या है बेरोजगार है। तो बड़े लेवल पे रोजगार बेरोजगारी की बात होती है, इसलिए बेटा यही आता है। ऐसी मुद्रास्फीति होता है, अवस्फीति होता है, ठीक है ना। मुद्रास्फीति अलग है, अवस्फीति अलग है। मुद्रास्फीति मतलब होता है इन्फ्लेशन, और अवस्फीति मतलब होता है डिफ्लेशन, जो कि हम 12th में पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति में हम क्या बोलते हैं, जैसे जब आपकी वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, जब महंगाई बढ़ जाती है ना, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। तो महंगाई भी बेचा एक बच्चे के लिए नहीं बढ़ती है, सॉरी एक के लिए नहीं बढ़ती है, सबके लिए बढ़ती है। अगर मान के चलो आप बाजार में गए, बाजार में क्या है, वो कह रहा है कि भाई 20 रुपए भिंडी, 20 रुपए भिंडी या टमाटर जो भी है, आप गए, आपने बोला ठीक है भाई 20 रुपए दे, ठीक है। वो सबको 20 रुपए दे रहा था, जैसे आप गए आपको बोल रहा है तेरे को 70 रुपए लगाऊंगा। ऐसा होता है क्या? सिलेंडर वाला आपके घर पे आ रहा है, सबको मान लो 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं गवर्नमेंट, बट आपके लिए स्पेशली आपको कह रहा है बेटा तुझे तो 2000 का पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। इसका मतलब किसी एक बंदे को अफेक्ट नहीं करता, सबको अफेक्ट करता है ना एक बड़े लेवल पे। तो इसलिए मुद्रास्फीति यही आता है जब वस्तु सेवा की कीमतें बढ़ जाती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक आयों का अध्ययन हुआ, उसमें समस्त आर्थिक आयों का अध्ययन हुआ, ठीक है ना। इसमें हमने बात करी किसकी? समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इसमें मांग पूर्ति था। इसमें प्रति व्यक्ति आय था, उसमें राष्ट्रीय आय, घरेलू आय है। इसमें एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, 2, 4, 5 यही आएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। जब बड़े लेवल पे बोलूंगा इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के उपभोक्ता तब वहां जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम पढ़ते हैं। पेपर में पूछेगा, दोबारा बोल रहा हूं, समग्र कहां पढ़ा जाता है बेटा? समग्र वैसे तो यहां पढ़ा जाता है। आपके टीचर भी अगर आपसे पूछे तो आप बोलना सर समग्र जो है ना वो समष्टि में पढ़ा जाता है। मगर अगर आप ये पूछ रहे हो समग्र सिर्फ समष्टि में होता है तो ऐसा गलत है सर, टोटल यहां भी होता है। 2 उपभोक्ता हो जाएंगे तो समग्र तो वो टोटल हो गया ना, 10 हुए 20 हुए, वो समग्र का पार्ट है, टोटल का पार्ट है। तो एग्रीगेशन सिर्फ यही नहीं आता, दोनों में आता है। एग्रीगेशन आता दोनों में, बट मेनली समग्र जो है वो ऊपर पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? चलो तो फटाफट से नोट डाउन करो, मैं से मिटा रहा हूं फिर। तो आगे देखिए, अब आते हैं क्रियाएं।
क्रियाएं कितने तरह की होती है, तो हमने कहा दो तरह की क्रियाएं यहां पे पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक होगा आपका आर्थिक क्रियाएं और दूसरा होगा अनार्थिक क्रियाएं, जिसको हम गैर आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना। तो उसने बोला अनार्थिक क्रिया को गैर आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। डन हो गया। अब क्रियाएं दो तरह की हमने बोल दिया, आर्थिक और क्या बोल दिया? अनार्थिक। आगे चलते हैं। मैंने कहा आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? धन से संबंधित होती है। धन से, उसे कहते हैं हम आर्थिक क्रियाएं, यानी जो इनकम और वेल्थ से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, तो वो हो गई आपकी आर्थिक क्रियाएं। और जो धन से संबंधित नहीं है, जिनका संबंध धन से नहीं होता, धन से नहीं होता, उसको कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं। समझ में आ गया? बेसिक सा। जैसे नौकरी करना, व्यवसाय करना, खेती करना, दुकान चलाना, ठीक है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, जो मर्जी करो, पैसे कमाने का पर्पस है तो यहां आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है साथ उन क्रियाओं से जिनका संबंध धन से होता है, नहीं इनकम और वेल्थ से होता है, मनी से होता है। बट यहाँ पे जिनका धन से संबंध नहीं है, इसका मतलब जब सामाजिक कार्य करते हो आप, वो आता है। धार्मिक कार्य कर रहे हो, माता पिता की सेवाएं कर रहे हो, ठीक है ना, इस टाइप की जो चीजें होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, समथिंग इस टाइप की, वो अनार्थिक क्रियाओं में आ रही है। दान पुण्य समथिंग, है ना, तो वो अनार्थिक क्रिया में आ गया। तो समझ में आ गया दोनों के दोनों, ये धन से संबंधित है, ये धन से संबंधित नहीं है। इसको भी नोट डाउन करो बच्चा, ठीक है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बार बार आर्थिक वर्ड यूज होगा, आर्थिक क्रियाएं यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है। तो देखो पहली डेफिनेशन एक और आ गई आपके पास। अब आया है उपभोक्ता। मैं अभी और डेफिनेशन लिखने वाला था, बट मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो इस वीडियो को तो मैं ये रोक दूंगा इस डेफिनेशन के बाद, ठीक है ना, और इसका भी सेकंड पार्ट बना करके आपके सामने आऊंगा। क्लियर है? चलो तो बात करते हैं उपभोक्ता कौन होता है। मैंने कहा उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है, यानी उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी उनको कंज्यूम करता है। क्लियर है? तो उपभोक्ता कौन हो गया? उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है उपभोग का मतलब सिर्फ खाना होता है, ऐसा नहीं है। मेरे को वो ड्रेस पसंद आई, अगर मैं वो ड्रेस ले लेता हूं तो तभी तो मैं संतुष्ट हो गया। बेटा उपभोग किसी भी टाइप से हो सकता है, खाना पीना, यूज करना। मुझे वैसा मकान चाहिए था, मैंने वो मकान लिया, मैं संतुष्ट हो गया। तो उपभोक्ता जब अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो व्यक्ति होता है ना, तो जो भी व्यक्ति है अगर वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको उपभोक्ता बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो होप सो आपको पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। प्लीज सब कुछ नोट डाउन कर लेना। डन। और पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो भी पोर्शन है। पहले बेसिक पोर्शन खत्म करेंगे, देन सांख्यिकी में आ जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 फटाफट से खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। डन। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।